नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन कार मार्केट में कितनी कार्स कैटेगरीज अवेलेबल हैं और हम यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कितनी कैटेगरीज अवेलेबल हैं इसकी बात तो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी, 1 घंटे से ऊपर जाएगी और उन बातों का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि इंडिया में वो अवेलेबल अभी तक नहीं है एटलीस्ट। और जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे बाहर है मिनी वैन या फिर स्टेशन वैगन, और हमारे इंडिया में वैगन के नाम पे सिर्फ एक वैगनार है, ठीक है। तो उन बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज़ की बात करेंगे जो इंडियन कार मार्केट में अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि कोई भी कैटेगरी फिक्स्ड नहीं है। जैसे हमने 100 साल पहले या 200 साल पहले या फिर 50 साल पहले 3-4 कैटेगरीज फिक्स कर ली कि इन कैटेगरीज में कार बनेगी, इसके अलावा ऊपर नीचे और कुछ नहीं हो सकता उनमें। तो ऐसा नहीं होता। हर 2-3 सालों में या फिर मैं तो कहूँ 1 साल में नई कैटेगरी आई जाती है कहीं पे भी, किसी भी कार मार्केट में, चाहे वो वर्ल्ड हो या फिर इंडिया हो। तो नई नई कार जैसे जैसे लॉन्च होती है तो एक नई कैटेगरी खुद बन जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मारुति सुजुकी के पास एक अच्छी खासी अर्टिगा थी, लेकिन उसने हाल ही 1-2 साल पहले ही उसने लॉन्च करी XL6। ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म है उस पर। अब उसने वो क्या सोचे करी, उसने देखा कि ये जो अर्टिगा है वो थोड़ा कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा जा रही है, और जो इनोवा थी जो कि थोड़ी एक्स्ट्रा प्रीमियम कस्टमर्स के लिए थी, जो बड़ी फैमिलीज़ हैं और एक्स्ट्रा प्रीमियम फैमिलीज़ हैं उनके लिए थी। अब वो 9 लाख से 25 लाख का प्राइस चला गया इनोवा का। उसने देखा यहाँ पे एक नीड है जो लोगों की है, जो कि बड़ी फैमिलीज़ हैं और थोड़ी प्रीमियम है, वो अर्टिगा की तरफ नहीं जाना चाहती। उन्होंने एक नई लुक्स के साथ XL6 निकाली, ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म वगैरह था। तो उसमें उनका ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगा और एक 6 सीटर एक नई कार आ गई, और हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग कैटेगरी है। अब हम इतनी छोटी छोटी कैटेगरीज़ को देखने लगे तो यहाँ पे हर एक कार ही नई कैटेगरी बन जाएगी। तो उन्होंने क्यों किया, उन्हें दिखा कि यहाँ पे सेल्स आ सकती है तो प्रॉफिट भी आएगा, और कंपनी ऐसा ही करती हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि जो बाहर की कंपनीज़ हैं या फिर इंडिया में भी अवेलेबल हैं जो कंपनीज़, वो हर कार यहाँ पे लॉन्च नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी इतनी डेवलप्ड नहीं है। आने वाले टाइम में बेशक होगी। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो अभी बन रहा है, और एम रखा गया है, टारगेट रखा गया उसका 2023 तक का। अभी 2 साल हैं, एक्सटेंड कर लो, मान लो कोरोना वायरस, ये जो भी रीज़न्स होते हैं, गवर्नमेंट वर्क थोड़ा लेट होता है, तो उसमें 1-2 साल और एक्सटेंड कर लो तो इकोनॉमी थोड़ी बूस्ट होगी, उसमें नई कार लॉन्चेस होंगी, और काफ़ी कंपनीज़ प्लान भी कर रही हैं। तो वो सब बूस्ट होते हुए देखते और कार कंपनीज़ अपनी नई नई कैटेगरीज़ इंडिया में लॉन्च कर देंगी। वो सब इकोनॉमी का खेल है। अब यहाँ पे हम कैटेगरीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी अवेलेबल है इंडिया में। अब हम सारी इंडिया में भी नहीं देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे छोटी माइक्रो कार्स की। माइक्रो कैटेगरी एक मैंने अलग से ही बना दी। अभी तक इसमें सिर्फ एक ही कार अवेलेबल थी जो कि नैनो थी, जो कि ऑलरेडी बंद हो चुकी है। अब मैंने इसे क्यों रखा है, क्योंकि बंद हो चुकी है कार नैनो, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, जो 3 व्हीलर्स होंगी, इलेक्ट्रिक कार्स होंगी लेकिन 3 व्हीलर होंगी, तो उन्हें मैंने नैनो जैसी कैटेगरी माइक्रो कार में रख दिया है। और जो माइक्रो कार है उसका अभी थोड़ा और एक्सपेंशन होगा। मतलब ये जो माइक्रो कार्स हैं अभी और डेवलप होंगी, जैसे कि अभी आई थी मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, तो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ दिया है, हैचबैक से भी आगे, वो एल्टो से भी आगे। तो जो और माइक्रो कार्स हैं वो और अभी आएंगे इंडिया में। अभी नैनो थी, मैंने इसे डाल दिया है वो, और हालांकि वो बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी और इलेक्ट्रिक कार स्पेशली माइक्रो में अवेलेबल होंगी इंडिया में। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ की बात कर सकते हैं कि व्हील ड्राइव कितने पावर ट्रेन्स होते हैं उसमें। 4 व्हील ड्राइव होती है, रियर व्हील ड्राइव होती है, या फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, और 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में भी डिफरेंस होता है। ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जो सेगमेंट है वो ज़्यादा पॉपुलर कौन से पावर ट्रेन में है। और हर कैटेगरी की अपनी एक अलग नीड होती है, जैसे हैचबैक की या नैनो माइक्रो की अलग होती है। और वहीं जो MPV, जैसे मैंने बताया आपको कि XL6 थी, मतलब है भी, उसमें 6 सीटर है वो, और वो एक फैमिली के लिए जो कि थोड़ी सी प्रीमियम
कैटेगरी में चली जाती है और नेक्सा की तरफ से, तो हर एक कैटेगरी की अलग नीड होती है। तो वही देखते हुए आपको कैटेगरी माइक्रो के बाद हमारे पास है हैचबैक। हैचबैक में भी अब 3-4 हमें देखने को मिल सकती है, जैसे ऑल्टो, फिर टियागो या फिर सेंट्रो, फिर उसके ऊपर ऑल्ट्रोज, i20 और बलिनो। ये थोड़ा प्रीमियम हैचबैक हो जाता है। अब ये तीनों ही हम हैचबैक में रख रहे हैं क्योंकि अब हम इसे अलग अलग ट्रिम में और बांटने लगे ना, तो ए बी सी ऐसे होता है ये हैचबैक्स का भी। तो अगर हम इन्हें ऐसे बांटने लगे वो भी सही नहीं है। और हैचबैक किसके लिए होती है? जो अकेला ड्राइव करके ऑफिस टू होम या फिर जो भी है वो जाता है अकेला ड्राइव, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोग। वैसे तो ये 5 सीटर होती है कहने को तो, लेकिन लॉन्ग ट्रिप्स में अगर इसमें 5 लोग जाएँ तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब हैचबैक के बाद हम सिडान पे जाएंगे। सिडान में भी हम 2-3 कैटेगरीज मान सकते हैं। तो एक सिडान, कॉम्पैक्ट सिडान उससे पहले वाली होती है, छोटे वाली, और फिर एक लॉन्ग व्हील बेस वाली सिडान। तो सबसे पहले हम कॉम्पैक्ट सिडान की बात करें अगर, तो उसमें आ जाती है हमारे पास मारुति की सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, देन उसमें हमारे पास अमेज़ है, फिर उसमें हमें फॉक्सवैगन की हेमियो और Hyundai की एक्सेंट जो अब थोड़ा कमर्शियल साइड में चली गई है, और एक और जो Hyundai की तरफ से अब नई आई थी ओरा। तो ये सब कॉम्पैक्ट सेडान में चली जाती हैं। अब आएंगी सेडान, जो कि एक नॉर्मल सेडान हम कह सकते हैं। इसमें स्टार्ट हो जाती है मारुति सुजुकी की सियाज, मोस्ट पॉपुलर कंपनी ऑफ कंट्री। देन हम रख सकते हैं इसमें सिविक, एलेंट्रा, फॉक्सवैगन की वेंटो और वर्ना, Hyundai की वर्ना, BMW 3 सीरीज़। अब ये उन लोगों के लिए होती है जो 2-3, मतलब इसमें 5 सीटर भी आराम से बैठ सकते हैं अगर ये बड़े वाली हो, कॉम्पैक्ट सेडान ना हो तो। लेकिन ये उनके लिए स्पेशली होती है जो जिन लोगों को कंफर्टेबल राइड चाहिए और नॉर्मल रोड होनी चाहिए, वो प्लेन रोड होने चाहिए। और इसलिए इंडिया में सेगमेंट थोड़ा सा कम पॉपुलर है, एसयूवी वगैरह का थोड़ा ज़्यादा टाइम आ गया अब यहाँ पे इंडिया में। और यहाँ पे एक और है, इसमें रोल ओवर बिल्कुल भी नहीं होता है, बॉडी रोल ओवर, तो आप इजीली कट वगैरह मार सकते हैं। इजी फन टू ड्राइव कार्स ही रहती हैं हमेशा और कंफर्टेबल होती हैं। तो अब एक और कैटेगरी है, मैं इस कैटेगरी को इंक्लूड तो नहीं करना चाहता था क्योंकि इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है नहीं ये कैटेगरी, और ज़्यादा कार्स अवेलेबल है भी नहीं, और जो थी वो मोस्टली बंद हो चुकी हैं। जैसे कि i20 एक्टिव क्रॉस ओवर इस कैटेगरी का नाम है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक हैचबैक है और एसयूवी है, तो उन दोनों को मिक्सअप कर देंगे और एक हाइब्रिड बना देंगे। जैसे मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दूँ मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो का। उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट वगैरह नहीं किया है, और मतलब थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दी है, और बम्पर वगैरह ब्लैक कर दिए उसके आगे पीछे दोनों साइड से, और टेल लैम्प्स उसके इस तरीके से बना दिए गए हैं कि उन दोनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड बना दिया उन दोनों का। लेकिन ऐसी कार्स में रोल ओवर होने वगैरह का ज़्यादा चांसेस रहता है क्योंकि इसमें कार कंपनी ने ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी होती है और डिज़ाइन वगैरह ठीक है करा होता है, लेकिन जो रोड कंडीशंस होती हैं एकदम से कुछ आ गया और हमें मोड़ना पड़ेगा, तो ऐसी जो है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया कि वो संभाल ही ना पाए, तो उस टाइम पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो क्रॉस ओवर में हमारे पास एक ये एग्जांपल दिया मैंने, एक i20 एक्टिव मैंने एग्जांपल दिया, और टोयोटो की वगैरह काफ़ी आई थी, लेकिन अब ये इतनी कैटेगरी पॉपुलर नहीं है, तो इसमें कार्स बंद ही हो गई। और हर कार कंपनी अपनी पहले से डिज़ाइन करती है, जैसे कि XL6 को मैंने बताया आपको, उसने डिज़ाइन करा। अगर वो पॉपुलर होती तो और कार कंपनीज उस कैटेगरी में कार्स बनाती, लेकिन अगर वो इतनी पॉपुलर नहीं है, इतनी सेल्स नहीं है उसमें, तो और कार कंपनीज उस पर ध्यान नहीं देगी। अब जैसे कि i20 सबसे पहले आई थी हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट लेके, तो सुजुकी वगैरह ने जैसे उस कार कैटेगरी की सेल्स इंक्रीज़ होते हुए देखा, तो उसने मारुति बलिनो को लॉन्च कर दिया। जैसे 14 में आई थी Hyundai की i20 और 2015 में लॉन्च कर दी गई बलिनो। तो ऐसे ही अगर किसी की सेल्स बढ़ती है तो दूसरी कार कंपनीज़ भी उस कैटेगरी में कंपटीशन को लेके आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो फोर्थ कैटेगरी है वो है MPV, या फिर हम इसका नाम दे रख सकते हैं मल्टीपर्पज़ व्हीकल। इसमें जो कार्स अवेलेबल हैं इंडिया में
इसमें सबसे पहले तो जो लॉन्ग बड़ी फैमिली है या फिर कमर्शियल यूज़ है या फिर एक कॉरपोरेट ऑफिस के लिए चाहिए, उसके लिए कार कैटेगरी सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं। और इनोवा जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी पहले, अब भी होती होगी। तो यहाँ पे जो अर्टिगा शुरुआती है, फिर एक्सल 6 मैंने अभी बताया, मरेज़ो महिंद्रा की तरफ से, फिर इनोवा काफ़ी पॉपुलर है। फिर किया कार्निवल ने थोड़ा सा मर्सिडीज़ और इनोवा के बीच में जो गैप करना कम चाहा, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी सेल्स कम हो गई, क्योंकि जो बाहर उन्होंने ऑलरेडी किया ने अच्छी अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हो चुका है, वो इंडिया में अभी तक नहीं आया है उसका। तो अगली जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एसयूवीज़ की। इसमें अवेलेबल बहुत सारी है इंडिया में कार्स, क्योंकि ये थोड़ा चलन में भी है इंडिया में, और थोड़ा जो रोड की कंडीशंस हैं उस हिसाब से ये इंडिया में ऑब्वियसली चलनी भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे पावर ट्रेन्स आ जाते हैं इसी में ही। ऑल व्हील ड्राइव भी हमें इसमें मिल जाता है, 4 व्हील ड्राइव भी हमें इसमें मिल जाता है 4x4, और रिवर्स RWD भी हमें इसमें मिल जाता है, रियर व्हील ड्राइव। देन इस कैटेगरी में काफ़ी सारी कार्स अवेलेबल हैं भी, और सेल्स भी अच्छी खासी आती है सबके लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया रोड कंडीशंस को देखते हुए। और इन कार्स को लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी होती हैं, और रोड लोगों में थोड़ा सा पैशन भी होता है इन कार्स को लेके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अवेलेबल है फॉर्च्यूनर, देन रेंज रोवर हमारे पास है, फिर BMW की X5, और अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ, फॉर्च्यूनर की मेन कॉम्पिटिटर जो कि है एंडेवर, और अपने महिंद्रा की ऑल्ट्रोस G4 जो था, और जो कि काफ़ी चलन में नहीं रही है। तो ये सारी कार्स अवेलेबल थी इसमें, ठीक है। अब जो नई कैटेगरी है वो है क्रॉस ओवर एसयूवी, लेकिन हम इसे स्मॉल साइज़ या फिर मिड साइज़ एसयूवी भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो दिक्कत है वो है कि ये हैचबैक ही होती हैं, ऑलमोस्ट थोड़ी सी बड़ी होती हैं हैचबैक, लेकिन उसमें क्रॉस ओवर कर दिया जाता है एसयूवीज़ का। जैसे कि एग्जांपल आपको पता ही होगा, क्रेटा काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, और ये थोड़ा सा मार्केटिंग भी इसकी इसी तरीके से करी जाती है। एक तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, और ये मिड साइज़ एसयूवी काफ़ी पॉपुलर रहा था। उसके बाद कॉम्पैक्ट एसयूवी भी आ गया था, जिसमें विटारा ब्रीज़ा वगैरह है। तो ये जो काफ़ी चलन में है, कम पैसे देने पड़ते हैं, आपको एक एसयूवी मिल जाती है। अब आप बताओ, उसी प्राइस रेंज में आपको बलिनो का टॉप मॉडल मिल रहा है मारुति की तरफ से, और उसी प्राइस रेंज में एसयूवी मिल जाती है हमें विटारा ब्रीज़ा कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो लोग क्यों नहीं एसयूवी पे जाएंगे? बेशक वो कॉम्पैक्ट है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बढ़ाने से और प्लास्टिक की ग्लाइडिंग करने से आपको रियल एसयूवी वाली फील नहीं आएगी, लेकिन एक छोटी कार से बड़ी कार पे आप शिफ्ट ज़रूर हो सकते हैं, वो जो कि दिखने में बड़ी होती है, क्योंकि होती तो ऑल सब। तो बिल्कुल इस कैटेगरी में क्रेटा अवेलेबल है, किक्स है, और कैसे बोल सकते हैं हम किया सेल्टोस को, और बस यही है। फिर आती है कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसमें विटारा ब्रीज़ा है। मैंने अभी आपको ब्रीफ दिया है कि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बढ़ा दी जाती है एक हैचबैक से लेके, तो इसमें भी क्रॉस ओवर ही रहता है। तो इंडियन डिमांड्स को लेते हुए कार कंपनीज बना देते हैं। वेन्यू वगैरह है कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ जाती है, नेक्सॉन आ जाती है एसयूवी में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में। तो यही सब होती हैं जो 8 से 11-12 लाख तक जाती हैं। अब कोई बड़ी 11-12 से शुरू होती है मिड साइज़ एसयूवी, और अगर आप रियल एसयूवी जाओ फॉर्च्यूनर की तरफ तो 35-30 ऐसे स्टार्ट होती है। तो इसलिए ही उन्हें बनाया जाए। अब और कैटेगरीज जैसे कि कन्वर्टेबल या फिर कूपे, 4 डोर कूपे, और या फिर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जो कि स्टेशन वैगन इंडिया में अवेलेबल थी, अब इतनी नहीं है अवेलेबल। और जो वैगनार मैं आपको बता रहा था, वो वैगन में तो आती है, लेकिन वो हैचबैक में अभी डाली गई है, और स्टेशन वैगन में नहीं आती, वो सिर्फ वैगन में आती थी, ठीक है। तो अभी वो हैचबैक में ही है, और ये इतनी पॉपुलर नहीं है। और भी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हाइब्रिड मैं बताने वाला हूँ, उसमें क्या होता है, और एक और मैं आपको बताने वाला हूँ कन्वर्टेबल। एक और जो मैंने आपको बताने वाला हूँ वो है पिकअप ट्रक्स। तो आपने सब कुछ सुना होगा, लेकिन अब जो कन्वर्टेबल वगैरह वो इतनी पॉपुलर नहीं है, और वो फरारी या फिर मर्सिडीज़ जैसी ब्रांड से ही आती हैं वो कार्स। तो अभी हम बात करेंगे वो हाइब्रिड कार्स की होते हैं। हाइब्रिड कार्स में क्या होता है, जैसे एक
डीजल या फिर पेट्रोल का इंजन तो उसमें लगा ही होता है, लेकिन एक और उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रिक मोटर तो लगी ही होती है, जो कि इको फ्रेंडली तो बनाती है कार को, और मेंटेन इको फ्रेंडली तो रहते हैं और परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी देती हैं। इन कार्स में सबसे पहले नेक्सा ने, जो सबसे लोअर लेवल पे अगर हम बात करें तो नेक्सा ने शुरू किया था ये। उसमें ये सियाज वगैरह में देती थी, बलिनो में भी आता था ये ट्रिम, वो ग्लेंजा वगैरह में जा चुका है। और टोयोटो की प्राइम वगैरह है इसमें, और अकॉर्ड है होंडा की तरफ से, देन लेक्सस की तरफ से आती हैं इसमें कुछ कार्स, 2-3 कार्स हैं। और तो यही है, इसमें एक मोटर या फिर एक से ज़्यादा भी मोटर लगाई जा सकती है इसमें। अब हम आते हैं पिकअप ट्रक्स पे। तो पिकअप ट्रक्स वगैरह टाटा या महिंद्रा से पहले आते थे, अब वो भी उन्होंने बंद कर दिए क्योंकि इसकी इतनी डिमांड है नहीं इंडिया में, या अमेरिका वगैरह में, या फिर मैक्सिको वगैरह में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा इनकी सेल्स आती है। इंडिया में इतने अवेलेबल नहीं है। एक कंपनी है जो कि मुझे सबसे अच्छी लगती है पिकअप ट्रक्स के लिए, वो शायद उसी के लिए बनी है, ईसुज़ू। तो उसमें आता है डी मैक्स कुछ करके, वो एक ही कार है इस कैटेगरी में। तो बस थैंक यू गाइस, अगली जो वीडियो होगी वो होगी पावर ट्रेन की वजह से, पावर ट्रेन। तो बस इतनी ही वीडियो थी, अगली वीडियो होगी पावर ट्रेन्स पे, RWD और FWD और 4 व्हील या फिर 4x4, और ये सब अलग अलग होते हैं, तो इन सब की हम बात करेंगे, ऑल व्हील ड्राइवर। तो आप उन सब के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।